Hello everyone, welcome to Step Up Academy. I'm Vanya Naren, your educator for English language. और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे आ चुके हैं हमारे क्यूट से प्यारे से गोलू मोलू से पैंडा। मैं घर से बची है भी, ठीक है। ओके, अब जैसे कि आ चुके हैं, अब आपको मालूम है कि ये जब आते हैं तो हमें कहाँ ले जाते हैं, हमें नई नई जगहों पे ले जाते हैं, नई नई बातें करते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलवाते हैं। और आज हमें ये एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन से स्टोरी टेलर से मिलवाने वाले हैं, मतलब मेरे अलावा, ठीक है। अब कौन है वो, अब हम देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं ईश्वरन की, द स्टोरी टेलर। और क्लास 9th जो हमारा इंग्लिश है उसकी जो सप्लीमेंट्री रीडर है मोमेंट्स, उसमें जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें ईश्वरन, महेंद्र भाई साहब का नाम सुना है आपने? महेंद्र भाई साहब मतलब जो इस स्टोरी के जो के मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, उनका हेल्पर है ईश्वरन। और वो ईश्वरन भाई साहब की कहानी है। मतलब प्रोटैगनिस्ट हम महेंद्र को कहें कि ईश्वरन को कहें, ये तो हम बाद में तय करेंगे। लेकिन स्टोरी जो है वन शॉट है। वन शॉट मतलब क्या, हम पूरा चैप्टर कंप्लीट पढ़ते हैं A to Z 1 to 100। यह हमारी मॉडस ऑपरेंडी है ना। जो नए आए हैं उनको मैं बता दूं, पुराने लोगों को तो ऑलरेडी पता है कि हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो हम साथ में कर लेते हैं। चैप्टर पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम चैप्टर पढ़ लेते हैं तो हमें ये दिक्कत नहीं होती कि यार उसमें कुछ मिस हो गया, समरी थी, थीम थी, पल्ले नहीं पड़ा। ये सब कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी उसके न्यूएंसेस जो हैं वो हमें पता चल जाएंगे। नाउ अब हम बेसिकली पढ़ लेते हैं। अब मैं एक तो बताऊं, इसमें महेंद्र का नाम यहाँ पे आ ही गया है। महेंद्र जो है ये भी हमारे बड़े सेंट्रल कैरेक्टर हैं, और ये जो ईश्वरन है वो इन्हीं का हेल्पर रहता है। और जगह जगह जहाँ भी महेंद्रन जाते हैं, महेंद्र जाता है, जहाँ पे भी उसकी पोस्टिंग होती है, ट्रांसफ़र होता है, वहाँ वहाँ ईश्वरन उनके साथ जाते हैं, ठीक है। और महेंद्र आप कह सकते हैं एक तरह से बहुत ही लॉयल ऑडियंस है हमारे ईश्वरन की। मतलब जो स्टोरी टेलर है ना, क्या बढ़िया कहानी गढ़ते हैं, सुनाते हैं। वो पूरा कैरेक्टर जो है इसके ऊपर है, पूरी बात जो है इसके ऊपर है। और महेंद्र जो है वो हमेशा बड़े उत्साह से और बड़ी मज़ेदार वे में उसकी जो कहानियां हैं वो बड़े उत्साह से सुनता है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं, इस स्टोरी में एक बढ़िया चीज़ ये है कि स्टोरी R.K. लक्ष्मण द्वारा लिखी गई स्टोरी है। R.K. लक्ष्मण कौन? R.K. लक्ष्मण, अगर आपने द कॉमन मैन देखा है, द कॉमन मैन मतलब एक कार्टून आया करता था द कॉमन मैन का, फ्री प्रेस में आया करता था पहले। एक वो ऐसे चेक्स का जैसे वो पहने रहे हैं, कोटी जैसी पहने हैं, और ऐसे बॉल्डिंग आदमी हैं और भी स्पेक्टिकल चश्मा लगाए हुए, और वो बहुत ही बढ़िया एक कॉमन मैन की जो इमेज है उसको वो चरितार्थ करते थे। तो R.K. लक्ष्मण मतलब एक टाइम के आप कह सकते हैं सबसे बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट, होता नहीं है शब्द, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट एम्फेसिस ऑन दैट। सो ही वॉज द बेस्ट कार्टूनिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कार्टूनिस्ट एवर, ठीक है। मतलब अगर आप बात करते हैं कि बचपन से जब वो कार्टून या कैरेक्टर्स ड्रॉ करते थे, स्पेशली शुरुआत कहाँ से हुई थी मालूम है? अपनी टीचर के कार्टून्स बनाया करते थे, और वो बड़ी पॉपुलर हुआ करते थे उनके स्कूल में। वहाँ से उनके कार्टून बनाने की जो जर्नी है, शुरुआत हुई है उसकी वहाँ से। और वो आगे चल के अगर आप बात करते हैं तो इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार्टून आर्टिस्ट जो हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। और उनके सरकाज़्म, उनका व्यंग, उनकी जो राइटिंग है, एक कॉमन आदमी का जो कैरेक्टर उन्होंने डेवलप किया था वो उनको घर घर तक पहुंचा देता है। और इसी में अगर हम बात करते हैं तो उन्हीं के द्वारा लिखी गई ये कहानी है, और मज़ेदार कहानी है, रोचक कहानी है, आपको पढ़ के मज़ा आएगा। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। नाउ द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय द यंग मैन महेंद्र बाय नेम। अब क्या हो रहा है, ये स्टोरी जो है ये किसी गणेश को नरेट की जा रही है। किसके द्वारा? महेंद्र के द्वारा। था कौन? जूनियर सुपरवाइजर था इन द फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन्स। अब क्या बात हो रही है, महेंद्र कौन है? एक जूनियर सुपरवाइजर है जो कैसे कंपनी में काम करता है, जो कि हायर करते हैं सुपरवाइजर्स को अलग अलग जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है वहाँ पर, ठीक है। उसमें ब्रिजेस भी आ जाते हैं, फैक्ट्रीज भी आ जाती हैं, डैम्स भी आ जाते हैं, और भी जहाँ जहाँ सिविल वर्क्स चलते हैं, सिविल कंस्ट्रक्शन का काम चलता है वहाँ। महेंद्र की जॉब जो थी वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। अब क्योंकि सुपरवाइजर था तो उसका काम क्या था महेंद्र का, कि जो भी वहाँ पर गतिविधि हो रही है, जो भी कंस्ट्रक्शन का
काम चल रहा है, जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं वहाँ पे फील्ड पे, मतलब आप साइट पे, उस पर उसको नज़र रखनी होती है, ध्यान देना होता है। ओवर आप कह सकते हैं कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक सुपरवाइज़र, मतलब एग्जैक्टली सब चीज़ों पे ध्यान रखने का, सब पे नज़र रखने वाला जो काम होता है वो सुपरवाइजरी वर्क उसको करना है, ठीक है। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office, from a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to the chemical plant which was coming up somewhere। तो अब इसकी जो जॉब प्रोफाइल है, जो इसका जॉब रोल है, वो डिमांड करता है कि इसको जगह जगह ट्रैवल करना है, जगह जगह नई नई जगहों पे जाना है, नई नई जगहों पे ट्रैवल करना है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ तो इसमें आप समझ लीजिए कि आप एक तरह से मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना वाला फील है, ठीक है। मतलब ऐसी जगह पे उसको जाना है जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जहाँ पे भी उसका रोल डिमांड कर रहा है। मतलब कहीं पे अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ, कहीं डैम बन रहा है तो वहाँ, कहीं रेलवे ब्रिज बन रहा है तो वहाँ, कहीं कोई केमिकल प्लांट या फर्टिलाइजर प्लांट लगाया जा रहा है तो वहाँ, तो कुछ कुछ महीनों में इसको मतलब बेसिकली अपना घर बदलना पड़ता है, ठीक है। नाउ he was a bachelor, his needs were simple and he was able to adjust himself to all kind of odd conditions। अब बेसिकली बैचलर आदमी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव फैमिली नहीं है इसकी, बैचलर आदमी है, तो इसकी जो नीड्स हैं वो भी बड़ी सिंपलीफाइड नीड्स हैं। मतलब कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि भाई बहुत ही कोई लाव लश्कर लेके चलना है, ऐसा कुछ नहीं है। घर परिवार कोई वैसी चीज़ नहीं है कि भाई यहाँ पे मैनेज नहीं हो पा रहा और यहाँ पे बच्चे को स्कूल के एडमिशन कराना है, यहाँ पे करना है राशन पानी, जो भी है एक सिंपल सी नीड्स है, बोरिया बिस्तर उठाओ और चल दो वाला हिसाब है, ठीक है। और वो किसी भी कंडीशन में बहुत जल्दी एक्लेमेटाइज हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी ढल जाता है नई जगह पे भी, ठीक है। अब आप बात कर लीजिए कि या तो अगर आप कह रहे हैं कि भाई कोई बहुत ही वेल इक्विप्ड सर्किट हाउस है, सर्किट हाउस आपने देखे होंगे बहुत आपको जगह पे मिल जाएगा, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में सर्किट हाउस आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आप लोग जाके रह सकते हैं। मतलब ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे हैं सर्किट हाउस, तो अगर आप जाके रह रहे हैं तो भाई सर्किट हाउस में आप जाके रुक जाते हैं, तो मतलब वो बहुत वेल इक्विप्ड सर्किट हाउसेस माने जाते हैं, है ना, बहुत अच्छी रहने की जो इंतज़ाम होता है जगह मानी जाती है, वहाँ हो सकते हैं। या फिर मेक शिफ्ट कैनवस टेंट, या फिर आपको पता चला कि कुछ है नहीं तो पता चला वो तंबू बम्बू गाड़ के, मतलब जो प्रॉपर वैसे होते हैं ना मेक शिफ्ट कैनवस टेंट, मतलब ऐसी कोई जगह है तो वहाँ पे रखा जा सकता है। कोई क्वेरी है, स्टोन क्वेरी है, खदान है, वहाँ पे मेक शिफ्ट टेंट हाउस बना दिए तो वहाँ पे भी रह सकते थे। बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक। अब कुक जो था वो ईश्वरन था और इनका हाउस हेल्प था, जैसे मैंने कहा, ठीक है। और कुक जो था वो हमेशा महेंद्र से एक तो बहुत अटैच भी था, और महेंद्र जहाँ पे भी जाता था वो अनकंडीशनली महेंद्र के साथ जाता था। मतलब ये नहीं होता था कि मैं यहाँ नहीं जाऊँगा वहाँ नहीं जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो उसके साथ महेंद्र के साथ एक अटैचमेंट अगर आप मानते हैं, जो कि 100% उसको जो रिक्वायरमेंट थी एक ही चीज़ की थी, और वो था उसका कुक ईश्वरन, ठीक है। वॉश्ड हिज क्लोथ्स, वो सब काम किए जितने मीनियल काम्स होते हैं घर के, ऑड जॉब्स सब करता था। मतलब खाना बनाता था, उसके साथ बात करता था महेंद्र के साथ, उसके कपड़े ध्यान रखता था, जो भी जहाँ पे भी वो रह रहा है उसकी साफ सफाई का काम, ये सब कुछ काम जो था वो ईश्वरन का था, ठीक है। मतलब वो क्या करता था, उसके लिए खाना बनाता था, और रात में जब महेंद्र अपने काम से लौट के घर आता था तो फिर बढ़िया उसका पार्टनर भी हुआ करता था। मतलब बैठ के बातचीत करना, चैटिंग करना, और इधर के किस्से कहानी सब जो है ये सब महेंद्र और ईश्वरन दोनों एक दूसरे की कंपनी थे। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। अब उसकी एक खूबी थी ईश्वरन की, और वो ये कि वो किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी आप कोई भी टॉपिक उसको दे दीजिए और उस पर वो एंडलेस कहानियाँ बना सकता था। मतलब वो इतनी मज़ेदार कहानी, स्टोरी सुना सकता था, बना सकता था कि आपको सुन के ही मज़ा आ जाएगा। मतलब वो उसका एक नेचुरल इनबिल्ट टैलेंट था, ठीक है। नाउ Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetable and cooking ingredients, seemingly out of nowhere in the middle of desolate landscape with no shop visible for miles around. He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. उसमें एक और खूबी थी, एक और खूबी ये थी कि कहानियाँ वो बहुत अच्छी बनाता था, गढ़ता था, वो सब कुछ है, दुनिया भर के उसको कहानी किस्से याद रहते थे। लेकिन उसकी एक और क्वालिटी जो उसमें बहुत अच्छा बनाती थी उसको एक कुक के तौर पे भी, वो ये था कि वो बहुत ज़्यादा फिनिकी नहीं था। मतलब उसको कहीं पे भी कुछ भी खाने की चीज़ मिली और कुछ भी उसको मिला तो मतलब वो आपको ये नहीं है कि मुझे तो यही चाहिए खाना बनाने के लिए, मुझे तो वही चाहिए, प्राइसी एक्ट करे कि भाई मुझे तो ज़ीरा ही चाहिए और मुझे तो राई ही चाहिए और मुझे तो फलाना टाइप की मिर्ची चाहिए, मुझे ढमका चाहिए, कुछ नहीं। जो मिल गया, जैसा भी जो भी घर में अवेलेबल है, जो भी चीज़ जहाँ पे मिल पा रही है, वो सब कुछ जुगाड़ करके, कॉन्जर अप करके वो एक बेहतरीन डेलिकेसी तैयार कर लेता था। और चाहे वो आप
बीहड़ में हो, जंगल में हो, देहात में हो, कहीं पे भी वो अपना खाना जो है उसको ये हुनर मालूम था कि उसको खाना बेहतरीन कैसे बनाना है, टेस्टी कैसे बनाना है, ठीक है। और वो कभी भी उस चीज़ को लेके अकड़ता नहीं था या अड़ता नहीं था कि ये नहीं होगा तो मैं तो नहीं बना पाऊंगा, ये कभी नहीं होता था। तो एक बेहतरीन कुक की निशानी थी वो, ठीक है। मतलब आप ये मान लीजिए कि वो वेजिटेबल से, मतलब अभी जो नई नई ताज़ी ताज़ी हरी हरी सब्जियां आई हैं उनके साथ भी वो कैसे सबसे अच्छी और टेस्टी डिशेस बना सकता है, इसका हुनर उसको मालूम था। और तकरीबन 1 घंटे के अंदर उसे जिंक शीट शेल्टर में, जो नया वर्क प्लेस है वहाँ की जो जिंक शीट शेल्टर थी, मतलब एक आप कह सकते हैं कोई प्रॉपर किचन भी नहीं था, है ना, मतलब ऐसी शेल्टर जैसी शेड जैसा डाला हुआ था, उसमें उसने बेहतरीन खाना बना के तैयार कर दिया। नाउ Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. Meanwhile, Ishwaran would tidy up the shade, wash the clothes and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पे आपको रूटीन पता चलता है। महेंद्र जो है वो सुबह सुबह अपने काम को निकल जाता था और घर से टिफ़िन लेके जाता था, जो कि जाहिर है ईश्वरन उसके लिए बनाता था। अब उसमें आप कह सकते हैं कि वो ब्रेकफास्ट करके जाता था घर से, अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट, और साथ में अपना टिफ़िन जो है वो लेके जाता था। और ईश्वरन की अगर हम बात करते हैं तो ईश्वरन घर पे रहता था उस टाइम पे, फिर वो जिस शेड में वो रह रहे थे उस शेड को फिर वो टाइडी अप करेगा, महेंद्र के जो कपड़े हैं उनको धोएगा करेगा, फिर बढ़िया उनको नहाने का बहुत शौक था। लेजर्ली बाथ मतलब लंबा समय लेके बढ़िया नहाते थे एकदम, मतलब 2 4 5 10, अपन 5 10 तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन 2 4 5 बाल्टी से, मतलब अपने सर के ऊपर से पानी डालते हुए और उस टाइम पे पूरे मंत्र वगैरह जपते हुए भगवान की स्तुति करते हुए वो नहाते थे, ठीक है। इट वुड बी अ लंच टाइम बाय देन, आफ्टर ईटिंग ही वुड बी रेड। अब उस टाइम तक क्या होता था, उस टाइम तक लंच टाइम हो गया, नहाए वहाए, खाना वाना बनाया, सब तो तैयारी वैयारी की, दोपहर का खाने का टाइम हो गया। अब उसके बाद खाने के बाद वो क्या करता था, ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर रोजिंग ऑफ। तो उसकी आदत थी कि वो कुछ पढ़ के सोया करता था, ठीक है, मतलब कुछ थोड़ा बहुत उसने किताबें वगैरह अपनी कहीं से कंजर अप की, पढ़ाई की और फिर सो गया, ठीक है। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। और नॉर्मली उसको पढ़ने में क्या मज़ा आता था, उसको पढ़ने में मज़ा आता था कोई बढ़िया एकदम, जिसको बोलते हैं ना एकदम आपका सस्पेंस और स्लैपस्टिक थ्रिलर पढ़ने में उसको बहुत मज़ा आता था। टेमिलियन थ्रिलर्स पढ़ता था वो, ठीक है, टेमिलियन थ्रिलर्स पढ़ता था और वहीं से कई बार उसको अपनी कहानियों के आइडियाज़ भी आते थे, इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन होते थे और नैरेटिव होते थे, जो कि उसको ईश्वरन को थ्रोल में, मतलब आप कह सकते हैं कि उसको इतना मज़ा आता था उनको पढ़ने में कि वो सस्पेंस की कहानियाँ, चेस की कहानियाँ और डिटेक्टिव स्टोरीज और ये सब कुछ जो था एकदम उसको मिसमराइज करता था और वो उसको अपने विट्स पे और थ्रोल पे रखता था, मतलब उसको मज़ा आ जाता था पढ़ के उसके बारे में, ठीक है। नाउ His own description were greatly influenced by the Tamil author that he read. अब वो जो अपनी कहानियाँ सुनाता था ना, जो कहानियाँ वो सुनाया करता था, बताया करता था, जैसे मैंने कहा कि उसको किस्से सुनाने का बड़ा शौक था, तो वो कहानियाँ कहीं ना कहीं इन्हीं टेमिलियन जो किताबें उसने पढ़ी हैं उन्हीं से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होती थी, है ना। वही कहानियाँ जो वो पढ़ता था वही कहीं ना कहीं वो मिर्च मसाला लगा के और थोड़ा सा तड़का लगा के बढ़िया से वो आगे सुनाया करता था। नाउ when he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and the surprise ending into account. अब अगर वो कोई नॉर्मल बिल्कुल ही रोज़मर्रा की भी कोई चीज़ सुना रहा है, कोई एवं सी कहानी भी सुना रहा है, तो भी उसमें कहीं ना कहीं वो सरप्राइज एलिमेंट, जिसको बोलते हैं ना वो तड़का, वो टेस्ट डालने की कोशिश करता था। और वो करता था कि यार कहीं ना कहीं थोड़ा सा सस्पेंस हम बिल्डअप कर सकें, थोड़ी सी कुछ जिज्ञासा आ सके, कोई वैसा एंगल आ सके, और फिर वो स्टोरी बनाएगा और बढ़िया से उसको सुनाएगा। उसका जो नरेशन, जो उसके बयान करने का तरीका था उस स्टोरी को, वो उस पर 4 चांद लगा देता था, ठीक है। तो मतलब वो सिंपल सी कहानी को भी एकदम मिर्च मसाला तड़का लगा के बढ़िया से सुनाता था कि आपका इंटरेस्ट जो है सुनने वाले का वो उसकी स्टोरी में आ जाए और आदमी बिना उसकी कहानी सुने उठ ही ना पाए, हिल ही ना पाए, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन uprooted tree on the highway, he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in dramatic gesture, the road was deserted and I was all alone. मतलब अगर उसने ये कहा है सिंपल सी बात कि भाई उसने कोई सा उखड़ा हुआ पेड़ देख लिया हाईवे पे, ठीक है, बड़ा सा पेड़ है उखड़ा हुआ देख लिया, तो ये नहीं बोलेगा वो कि मैंने एक हाईवे में जा रहा था और मैंने उखड़ा हुआ पेड़ देखा, ना 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 ना, उस चीज़ को भी पूरा ड्रामेटिक सीक्वेंस में समझाया जाएगा, पूरा मेलोड्रामा जो होगा, पूरी सारी चीज़ों को साथ मिला के बताया जाएगा कि मैं जा रहा था अपना पूरा आईब्रोज को आर्च करके और हाथ वहाथ गेस्टिकुलेशन मूवमेंट के साथ, कि वो बोलेगा द रोड पूरी सुनसान सड़क थी और मैं बिल्कुल अकेला, इस टाइप से, ठीक है। नाउ
Suddenly, I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back, but as I came closer, I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out. अब क्या होता था? Basically, आप देखिए, अब क्या होता था कि उसने ऐसे बताया कि वह सुनसान सड़क थी और मैं बिल्कुल अकेला। एकदम से अचानक मेरी नज़र पड़ती है कि सामने कोई बड़ी सी चीज़ जो है सड़क पे पड़ी हुई है, और बिल्कुल उसको ऐसा देख के लगता है जैसे कोई बड़ा सा डेविल या कोई बीस्ट जो है सड़क पे है। मैं पहले सोचता हूँ कि मैं भाग जाऊँ, डर जाग गया और मैं पीछे जाने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं आगे जाके देखता हूँ। और जैसे ही मैंने आगे जाके देखा तो मुझे पता चला कि ये तो एक बड़ा सा पेड़ है जो बीचों बीच पड़ा हुआ है, और इसकी जो ड्राई ब्रांचेस हैं वो पूरी निकल रही हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह का उसका डिस्क्रिप्शन होता था। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन द कैनवस चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल अनक्रिटिकली। जैसे मैंने कहा ना, ही हैड अ वंडरफुल ऑडियंस इन महेंद्र। मतलब वो क्या करता था, वो बढ़िया से अपने कैनवस चेयर पे ऐसे हाथ वाथ पीछे करके बैठा हुआ है महेंद्र, और बढ़िया ये कहानियाँ उसकी सुनता रहता था। और ज़्यादातर उस कहानी में जब वो बोलते थे, ईश्वरन अपनी कहानी सुनाता था, तो महेंद्र सिर्फ मुस्कुराता रहता था सुनते हुए, और वो कभी उसको रोकता टोकता नहीं था। मतलब कोई ऐसी ये क्यों हुआ, ऐसा कैसे, बढ़िया ऑडियंस था वो, बढ़िया बेहतरीन। वो पूरा प्ले जो है, वो जो स्क्रिप्ट जो चलती थी सामने, जो ड्रामेटिक नरेशन है, उसको पूरा भरपूर आनंद लेते हुए वो सुनता था। ठीक है ना। The place I come from is famous for timber, Ishwaran would begin. There is a richly wooded forest all around. The logs are hauled onto the lorries by elephant. They are huge, well-fed beasts. When they turn wild, even the most experienced mahout is not able to control them. After this prologue, Ishwaran would launch into the elaborate anecdote involving the elephant. An elephant. मतलब बात क्या हो रही है? वो जगह जहाँ से मैं आया हूँ वो अपने टिम्बर के लिए बहुत फेमस है, लकड़ी के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, तमिल की बात हो रही है ना, तमिल आपको मालूम है, वीरप्पन का नाम तो सुना होगा, हालांकि मर गया है, लेकिन सुना होगा ना, तस्करी करा करता था सैंडलवुड की और टिम्बर की, बिल्कुल वही। तो जब आप साउथ इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे टिम्बर और एलिफेंट्स जो हैं वो दोनों ही बहुत इंटेग्रल हैं। तो मतलब यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो बहुत एक जेनरिक स्टोरी वो सुना रहा है कि जहाँ से मैं आया हूँ वो जगह अपने टिम्बर के लिए, अपनी लकड़ी के लिए बहुत फेमस है। बहुत बहुत घने घने बड़े विशाल वहाँ पे वृक्ष लगे हुए हैं, पूरा घना जंगल है। और उनमें जंगल में अगर आप देखते हैं तो वो जो बड़ी बड़े लॉग्स हैं, बड़े बड़े जो पेड़ के तने हैं, वो कहाँ से लाए जाते हैं, वो हाथियों के द्वारा वहाँ तक पहुँचाए जाते हैं। और हाथी भी कोई छोटे मोटे नहीं, हाथी तो वैसे भी छोटे मोटे नहीं होते, लेकिन बहुत विशाल काय, बड़े वेल फेड बीस्ट। हाथी को क्या बोला गया? वेल फेड बीस्ट, मतलब बड़े मोटे तगड़े हाथी, अच्छे वेल ब्रेड हाथी, वो पहुंचाने का काम करते हैं। और वो इतने वेल फेड थे, मतलब अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हाथियों का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि वो इतने बड़े, इतने वेल फेड बीस्ट थे कि अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं या वो अगर आपे के बाहर हो जाएं तो अच्छे से अच्छा बड़ा सा बड़ा महाउत जो है उनको रोक नहीं सकता, उस विनाश को नहीं रोक सकता जो वो बरपा सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह की वो कहानी बता रहा है। और अब यहाँ से उसका एनेक्डोट चालू होता है। एनेक्डोट मतलब किस्सा। ठीक है, ये प्रोलॉग उसने दिया है, मतलब अपनी कहानी शुरू करने से पहले, जिसको हम कहते हैं ना समा बांधना, या जिसको आप कहते हैं कि भूमिका बांधना। तो ये भूमिका बांधना शुरू हो गया उसका। अब आएगा वो असली कहानी पे। अभी तक कहानी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तक तो भूमिका ही बांधी जा रही है। ठीक है, उसके बाद One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. You know sir how an elephant behaves when it goes mad. तो एक दिन कहानी बता रहा है कि भाई एक दिन टस्कर, मतलब यहाँ पे एलिफेंट से बात हो रही है। ठीक है, एक दिन एक बड़ा सा जो टस्कर है, हाथी है, वो एस्केप कर गया टिम्बर यार्ड से, और फिर वो इधर उधर घूम रहा है, इधर उधर जा रहा है, और जो भी चीज़ें उसके रास्ते में आ रही हैं उन सबको कुचलता हुआ वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, पूरी जो वाइल्ड क्रीपर्स लगी हुई हैं उनको उसने तहस नहस कर दिया, पूरे जितनी चीज़ें लगी हुई हैं सबको वो कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा है, और जितने रास्ते में पेड़ दिख रहे हैं, जितने तने दिख रहे हैं, सबको उखाड़ के फेंकता जा रहा है वो। आपको मालूम है ना सर कि अगर हाथी पागल हो जाए तो फिर वो क्या करता है। Now, Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. मतलब वो इतना ज़्यादा डूब जाते हैं अपने ही स्टोरी के नरेशन में कि वो लिटरली कूदता है, मतलब
उछल जाएगा, अपनी जगह से कूद कूद के बताएगा कि वो लिटरली ट्रैम्पल कर करके बताएगा कि ऐसे ऐसे हाथी जो है सब कुछ ट्रैम्पल करने पे तुला हुआ है, मतलब सब कुछ कुचल रहा है। ठीक है, एम्यूलेट करना मतलब क्या होता है, एम्यूलेशन का मतलब नकल उतारना। ठीक है, कि उसको नकल करके बता रहा है कि हाथी किस तरह से पागल हो जाते हैं, किस तरह से बिहेव कर रहा है, वो इतना ज़्यादा डूब जाता है अपनी स्टोरी में। नाउ the elephant reached the outskirts of our own town, breaking the fences down like matchsticks. He would continue. It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots, and clothes. People ran helter-skelter in panic. The elephant now entered the school ground where children were playing, breaking through the brick wall, and the boys ran into the classroom and shut the doors tight. अब वो जो हाथी है वो बिल्कुल पागल हो गया है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब वो कहाँ पहुँचा है, अब वो बिल्कुल हमारे शहर के गांव की जो सीमा है वहाँ पहुँच गया है, हमारे टाउन के आउटस्कर्ट्स में पहुँच गया है वो, और उसने सारी जितनी जो फेंसिंग लगी हुई है वो सब कुछ उसने ऐसे तोड़ दी जैसे माचिस की तीलियाँ हो, उसने सब कुछ तोड़ के तहस नहस करके बिखरा दिया है। अब वो मेन रोड पे आ गया है, उसने सारी जगहों पे जहाँ पे लोगों के ठेले लगे हुए हैं, स्टॉल हैं, लोग फल बेच रहे हैं, फूल बेच रहे हैं, सब कुछ उसने तहस नहस कर दिया है। और लोग जो है इधर उधर अफरा तफरी मच रही है, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए हाथी से। और पता चलता है कि वो अब जो है वो चलते 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 वो हाथी जो है एक बड़ा सा स्कूल का ग्राउंड है वहाँ पहुँच गया है, और वहाँ पे बच्चे जो हैं वो ग्राउंड में खेल रहे हैं, और ये हाथी जो है पागल हाथी वो इधर उधर भाग रहा है, और जितने लड़के हैं वो भाग के डर के मारे जाके स्कूल के अंदर अपनी क्लासेस के अंदर छुप गए और अंदर से उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया है। नाउ the beast grunted and wandered about, pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum kept for water, and uprooting the shrubs. Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. From there, they helplessly watched the desperation of the elephant. There was not a soul below on the ground. The streets were empty, as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. और वो जो हाथी है, वो जो पागल रोग हाथी हो गया है, वो कहाँ पे, बीस्ट मतलब यहाँ पे कौन है भाई, बीस्ट जो है हाथी। ग्रंटेड मतलब उसने बहुत जोर से आवाज की, और वो बिल्कुल इधर उधर जो है वो इधर उधर भाग रहा है, इधर उधर घूम रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने जंगल से बाहर कहाँ निकल के आ गया है। उसने गोल पोस्ट जो लगी हुई है जहाँ पे फुटबॉल का वो होना था, वो पूरी गोल पोस्ट वो उखाड़ देता है ज़मीन से। उसके बाद वो पूरा वॉलीबॉल का जो नेट है उसको फाड़ देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है, किक करता है और फ्लैटन कर देता है ड्रम्स जो कि पानी के लिए रखे हुए हैं, और सब कुछ जितने श्रब्स यहाँ पे लगे हुए हैं, जितने खेत हैं, जितनी चीज़ें हैं, खेत नहीं मतलब खेत नहीं बोलेंगे यार उसको, वो बोलेंगे जितने कैरियाँ लगी हुई हैं सबको उखाड़ लेता है। मैं कितने एकदम जोश में थी, एकदम खेत आ गया मुंह से, नहीं, जितनी वो कैरियाँ वगैरह लगी हैं सबको उखाड़ फेंकता है वो। ठीक है, और जितने भी टीचर्स हैं बेचारे डरे सहमे घबराए हुए से, वो सब ऊपर छत पे चढ़ गए हैं, और वहाँ से वो झाँक झाँक के देख रहे हैं, और उनके पास कुछ नहीं है उनके हाथों में, वो सिर्फ सब कुछ बर्बादी का मंजर जो है उनके सामने चल रहा है, और वो कुछ रोक नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, वो सिर्फ वहाँ पे खड़े खड़े देख रहे हैं। और आप देखते हैं जहाँ जहाँ तक नजर जा रही है पूरा शहर जो है सुनसान हो गया है, पूरा सब में सन्नाटा फैल गया है, सब लोग अपने अपने घरों के अंदर घुस गए हैं, जैसे कोई एक व्यक्ति, एक जीव भी जो है, एक जान भी जो है वो उस शहर में नहीं रहती। इस तरह से सब कुछ सूना पड़ा हुआ है, और सिर्फ उन सब के बीच में अगर कोई दिख रहा है, कुछ हो रहा है, तो सिर्फ वो हाथी है जो इधर उधर घूम रहा है। ठीक है, नाउ I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. I don't know what came over to me suddenly. I grabbed a cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open. The elephant grunted and menacingly swung a branch of the tree which it held in its trunk. It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. It looked frightening. तो बताते हैं मैं उस समय जूनियर क्लास में पढ़ रहा था, और ये सब जब हो रहा था तो मैं ऊपर से छत पे से ये सब कुछ होता हुआ देख रहा था। ये सब कुछ मंजर जो था मेरी आंखों के सामने चल रहा था, और एकदम से पता नहीं मुझे क्या सूझा कि मैंने एक केन का टुकड़ा जो मेरी टीचर पकड़ी हुई थी, मैंने उनके हाथ से वो केन का टुकड़ा खींचा और मैं नीचे भागा, और मैं सीढ़ियों से दौड़ता हुआ नीचे भागा और ओपन में चला गया। ठीक है, एलिफेंट जो है उसने ज़ोर से आवाज़ की, और वो अभी एक ब्रांच जो है वो ट्री की वो अपने मुंह से ऐसे 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 अपने सूंड में लेके झूल रहा था। ठीक है, उसने
उसने अपना पैर जोर से पटका और खूब सारा, जैसे ही उसने पैर धम से किया, बहुत सारी मिट्टी जो है वहाँ से उड़ी और वो ख़तरनाक दिख रहा था। मतलब वो ऐसा लग रहा था कि मतलब इसके सामने अगर आप पड़ गए तो फिर आज आपके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। डरावना दिख रहा था। But I moved slowly towards it, stick in hand. People were watching the scene, hypnotized from nearby housetops. अब लेकिन मैं धीरे धीरे आहिस्ता उसके तरफ बढ़ा। मेरे हाथ में एक वो केन थी जो मैंने मैम के हाथ से ली थी। जितने भी लोग, मतलब हमारे स्कूल में बाकी आसपास के जितना माहौल था, जितने घर थे, सब लोग छत पे से ये नज़ारा देख रहे हैं। सब लोग छत के ऊपर से खड़े होकर देख रहे हैं और सब हिप्नोटाइज्ड होकर देख रहे हैं। मतलब कोई भी वहाँ से हिल नहीं रहा अपनी जगह से। The elephant looked at me red-eyed, ready to rush towards me. It lifted its trunk and trumpeted loudly. अब क्या हुआ? अब एलिफेंट ने मुझे देखा और बिल्कुल गुस्से में, जैसे उसकी आंखें लाल हो गई थी, उसने गुस्से में मुझे तरफ देखा और वो दौड़ा मेरी तरफ और उसने बहुत तेज़ आवाज़ की और अपनी सूंड उसने उठाई और बिल्कुल उसकी आवाज़ करता हुआ वो मेरी तरफ दौड़ा. At the moment I moved forward and mustering all my force, wagged its third toenail on the quick. The beast looked stunned for the moment, then it shivered from the head to toe and foot and collapsed. और जैसे ही वो मेरी तरफ दौड़ा, मैंने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए मैंने उसकी थर्ड टोनेल को वैक कर दिया, मार दिया. ठीक है, वो 1 मिनट के लिए वो जो दौड़ता हुआ ये हाथी है तो बहुत क्यूट लग रहा है, वो थोड़ा खतरनाक होगा. दौड़ता हुआ वो जो हाथी मेरी तरफ आ रहा था वो एक तरफ के लिए एकदम शॉक हो गया. उसको समझ में नहीं आया क्या हुआ और वो 1 मिनट के लिए रुका. कुछ सेकंड्स के लिए उसने पॉज किया. एक उसमें जैसे आप कह सकते हैं जैसे कोई करंट जो है उसके शरीर में दौड़ गया और वो वहीं के वहीं ढेर हो गया. ठीक है. At this point, Ishwaran would leave the story unfinished and get up mumbling, "I will be back after lighting the gas and warming up the dinner." अब यहाँ पे कहानी सुनाते सुनाते ईश्वरन जो है अचानक उठ गया और कहने लगा कि ये बाकी की कहानी मैं खाना थोड़ा गर्म कर लूँ उसके बाद सुनाऊंगा. अब Mahendra, who had been listening with rapt attention, would be left hanging. When he returned, Ishwaran would not pick up the thread of the story right away. अब जाहिर सी बात है महेंद्र जो एकदम पूरा उसमें डूब के कहानी सुन रहा है वो बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ है, वो आधे में झूलता हुआ रह गया. ठीक है. और जब वो ईश्वरन लौट के आया तो ये नहीं कि उसने कहानी जहाँ से छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करे, ना 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 ना, वो नहीं किया उसने. ठीक है. अब उसको फाइनली महेंद्र को उसको याद दिलाना पड़ा कि भाई तुमने जो कहानी छोड़ी थी उसका अभी अंत बचा है ना, कंक्लूजन क्या हुआ फिर, आगे क्या हुआ फिर, है ना. तो अब a veterinary doctor was summoned to revive the animal. Ishwaran would shrug casually. 2 days later, it was led away by the mahout to the jungle. कहते उसके बाद एक वेटनरी डॉक्टर को बुलाया और उनको कहा कि भाई ये जो हाथी जो है कोलैप्स हो गया है, बेहोश हो गया है, इसको ठीक करो. वो ठीक हो गया और फिर 2 दिन बाद उसको माहौत आके वापस जंगल ले गया. खत्म कहानी. ठीक है. Well, how do you manage to do it, Ishwaran? How did you bring down the beast? तो वो कहते हैं कि पर तुमने ये किया कैसे ईश्वरन, तुमने इतने बड़े हाथी को कंट्रोल कैसे किया, मतलब तुम उसको ऐसे कैसे वो बेहोश हो गया, कोलैप्स हो गया. It has something to do with Japanese art, I think, sir. Karate or Jujutsu it is called. I had read about it somewhere. It temporarily paralyzes the nerve system, you see. तो कहते हैं सर वो कहीं ना कहीं कोई जापानीज आर्ट है, कराटे या जुत्सी ऐसा कुछ तो भी नाम है. मैंने कहीं तो भी पढ़ा था उसके बारे में कि वो कई बार क्या करता है आपके वो नर्वस सिस्टम को थोड़े टाइम के लिए वो पैरालाइज कर लेता है. जैसे लकवा मार गया ना आदमी या जानवर, कोई भी रिएक्ट नहीं कर पाता, वैसा कुछ था वो, मैंने उसके बारे में पढ़ा था. ठीक है. अब ये बोला उसने. अब नेक्स्ट. Not a day passed without Ishwaran recounting some story packed with adventure, horror and suspense. और कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरता था जब कोई ना कोई मज़ेदार यही सस्पेंस, थ्रिलर, हॉरर, एडवेंचर से भरी कहानी जो है ईश्वरन ना सुनाता हो. Whether the story was credible or not, Mahendra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. अब मतलब कहानी उतनी मज़ेदार है या नहीं है, कहानी उतनी अच्छी है या नहीं है, ये तो सेकेंडरी बात है. ठीक है. लेकिन महेंद्र को ये सुनने में मज़ा इसलिए आता था क्योंकि जिस तरह से वो नरेट की जाती थी, जिस तरह से वो अपनी कहानी सुनाता था, बताता था, वो अपने आप में ईश्वरन जिस तरह से उस कहानी को गढ़ता था, सुनाता था, जो उसका रिप्रेजेंटेशन होता था, जो उसके बयान करने का तरीका होता था उस कहानी को, वो इतना इंटरेस्टिंग होता था कि महेंद्र को सिर्फ वो कहानी का सुनने का जो तरीका है वो पसंद आता था, इसलिए वो सुनता था. ठीक है.
ईश्वरन seem to more than make up for the absence of TV in Mahendra living quarters. मतलब आप कह सकते हैं कि बल्कि टीवी की कमी महसूस नहीं होने देता था महेंद्र को, बल्कि आप कहिए कि टीवी पे भी इतना इंटरेस्टिंग काम नहीं आता, इतनी कहानियाँ, इतनी मज़ेदार दिलचस्प चीज़ें नहीं आती जितनी बढ़िया चीज़ें ईश्वरन उसको सुनाया करता था। मतलब वो क्या लिखा है यहाँ पे, आपको समझना है दैट ईश्वरन सीम टू मोर दैन मेकअप, मतलब मेकअप करने से ज़्यादा एंटरटेनिंग होता था वो। अगर आप बात करते हैं जो लिविंग क्वार्टर्स होते थे जहाँ पे वो रहता था ईश्वरन, उससे ज़्यादा जो एंटरटेनिंग जो थी वो ईश्वरन की कहानियाँ होती थी, जो टीवी से कई कई गुना ज़्यादा एंटरटेनिंग होती थी। नाउ one morning when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir? After all, today is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirit of our ancestors today, sir." अब जैसे ही दूसरे दिन क्या हुआ कि एक दिन, मतलब दूसरे दिन तो नहीं, एक दिन महेंद्र जब अपना नाश्ता कर रहा था तो ईश्वरन ने उसको आके बोला कि साहब आज शाम को रात में खाने में कुछ अच्छा, कुछ अलग स्पेशल सा बनाए। तो महेंद्र ने उसकी तरफ देखा तो कहता है कि क्या है ना कि आज के दिन थोड़ा सा, आज के दिन को हम थोड़ा अच्छा शुभ मानते हैं, तो आज हमारे यहाँ ट्रेडिशन है अपने यहाँ कि आज अपने जो पूर्वज हैं उनकी आत्माओं की शांति के लिए, उनके लिए हम उनको अच्छा अच्छा भोजन जो है वो परोसते हैं। ठीक है। That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented ईश्वरन on his culinary skills. उस रात महेंद्र ने बहुत ही बेहतरीन खाना जो उसने बनाया था, जो कि अलग अलग डेलिकेसीज ईश्वरन ने बनाई थी, वो खाई और बहुत तारीफ़ की उसने ईश्वरन की कि यार तुम बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया खाना बनाते हो। culinary skills मतलब खाना बनाने की जो आपकी जो पाक कला है आपकी, उसको कहते हैं culinary skills। ठीक है। उसकी तारीफ़ की। He seemed very pleased. वो बहुत प्लीज था, बड़ा खुश तो लग रहा था, लेकिन एकदम से अचानक अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च इनटू द मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनैचुरल। अब यहाँ पे देखो उसकी तारीफ हुई तो वो जाहिर सी बात है खुश था लेकिन खुशकी के साथ साथ उसने एकदम से अचानक से ही कुछ अजीब सी बात करने लगा। मतलब गैरिश अकाउंट, मतलब गैरिश कहते हैं जो कि बहुत ही चमक धमक भड़कीला सा होता है और इस वजह से अच्छा नहीं लगता है ना। मतलब गैरिश हम बोलेंगे थोड़ा सा ओवर द टॉप जाके जो चीज़ होती है ना, और इस वजह से हम अनप्लेजेंट लगे, उसको हम बोलते हैं गैरिश अकाउंट। गैरिश अकाउंट सुपर नेचुरल, मतलब आप जिसको कहते हैं कि सुपर नेचुरल को आप हिंदी में क्या बोलेंगे एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। सुपर नेचुरल मतलब कुछ अजीब सी असाधारण शक्तियों के बारे में बात करने लगा। ठीक है। All right. You know, sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground, he started. Mahendra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. ठीक है। अब वो कहता है, आपको मालूम है साहब, ये जहाँ पे अपन रह रहे हैं ना, ये पूरा जहाँ पे फैक्ट्री बनी हुई है, यहाँ पे पूरे में पहले आप वो हुआ करता था, वो शमशान घाट, या शमशान घाट भी नहीं बोलेंगे हम कब्रिस्तान आप बोल सकते हैं कि कब्रिस्तान हुआ करता था यहाँ पे। अब महेंद्र जो है बढ़िया अपना खाना वाना खा के बढ़िया अच्छे प्लेजेंट मूड में है, और जैसे ही उसने सुना कि कब्रिस्तान हुआ करता था थोड़ा सा वो जर्क्ड अप हो गया। मतलब कि खाना वाना अच्छा बढ़िया खाना खाने के बाद कोई आपसे बोले कि अपन जहाँ बैठे हैं वो कब्रिस्तान हुआ करता था कभी, तो जाहिर सी बात है आप एकदम से धक्का लगेगा, वही बेचारे महेंद्र को लगा। ठीक है। आई न्यू इन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ द ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ, इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स। ईश्वर कंटिन्यूड, कहते हैं साहब मैं तो पहले तो नहीं समझ गया था, जिस दिन मुझे वो एक बार मैं आ रहा था तो मुझे वो आदमी की खोपड़ी दिखी ना साहब, उसी दिन मैं समझ गया था कि यहाँ पे कुछ चक्कर है। और हर कभी आए दिन सब मुझे हड्डियाँ और खोपड़ी और ये सब दिखता रहता है यहाँ पे। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. I'm not easily frightened by these things, sir. I'm a brave fellow, but one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature with matted hairs and a shriveled face like a skeleton holding a fetus in its arm. वैसे साहब वो बताता है कि वैसे तो बाकी सब ठीक है साहब, मैंने तो रात में यहाँ पे भूत प्रेत और भूतनी और चुड़ैल भी देखे हैं। ठीक है। कहता है मैं डरता नहीं हूँ साहब, वैसे तो मैं बहुत 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 बहादुर आदमी हूँ, लेकिन ये एक जो भूत है ना साहब, जो कि एक औरत है, चुड़ैल टाइप की है ये, वो आती है कभी कभी पूरे पूर्ण उस पे चांदनी रात में, जिसको आप कहते हैं पूर्णिमा की रात में आती है जाती है, और आप कह सकते हैं कि बहुत ही अजीब सी दिखने में है साहब, वो बहुत ही अजीब से, उसके बाल हैं ऐसे फैले फैले से, और उसके बाद उसका अजीब सा उसका चेहरा है, उसका आप कह सकते हैं बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई कंकाल खड़ा हुआ है हाथ में एक फीटस को पकड़े हुए। ठीक है। Mahendra shivered at the description and interrupted,
rather sharply. "You're crazy, Ishwaran. There's no such thing as ghost or spirit. It is all the figment of your imagination. Get your digestive system examined and maybe your head as well. You're talking nonsense." तो कहता है, अब थोड़ा तो घबराया वो महेंद्र सुन के डिस्क्रिप्शन, लेकिन फिर कहता है कि तुम पागल हो गए ईश्वरन, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, दिमाग चल गया तुम्हारा, ठीक है, अपना इलाज कराओ, जाके अपना दिमाग का भी इलाज कराओ। ये कोई भूत प्रेत आत्माएं, मैं नहीं मानता इन सब में, ठीक है, ये सब कुछ नहीं होता है, ये उल्टी सीधी बातें करना छोड़ो, अपने दिमाग का इलाज कराओ, पागल होते जा रहे हो। Now, he left the room and retired for the night, expecting Ishwaran to sulk for a couple of days, but the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. अब वो ये बोल के गुस्से में डांट के वो चला गया वहाँ से, ठीक है। अब उसको लगा कि कुछ दिन तक तो मुंह फूला रहेगा, सूजा रहेगा ईश्वरन का और कुछ दिन तक बात नहीं होगी, लेकिन दूसरे दिन वो थोड़े से सरप्राइज था देख के कि वो वापस अपने नॉर्मल सेल्फ पे था, मतलब उसने कोई बहुत ज़्यादा लोड नहीं लिया, ये जो डाटा था उसको महेंद्र ने इस बात का, और वापस अपने चेयरफुल नॉर्मल सेंस में था और उतनी ही बात कर रहा था जितना वो नॉर्मली करता है। Now, from that day on, Mahendra, for this were all his brave talks, went to bed with a certain unease. अब उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि महेंद्र भले ही आप ये कहिए कि कितना भी ब्रेव था, कितना भी आप कह सकते हैं ना कि दिखा रहा था कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और भूत प्रेत कुछ नहीं होते, हाँ कोई चुड़ैल कुछ नहीं होती और कुछ नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं अब रात में जब वो सोने जाता था तो पहले जैसे वो बेफिक्री से सोता था वो बात नहीं थी, कहीं ना कहीं अभी भी उसको एक थोड़ा सा अनईजी सा लगता है सोते हुए, ठीक है। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, ट्राइंग टू मेक श्योर that there was no movement of dark shapes in the vicinity. हर रात जो इसका एक डार्कनेस है, जो उसकी विंडो से बाहर जो अंधेरा दिखता है, उसमें कहीं ना कहीं वो झांक के थोड़ा सा ताका झांकी करके देख लेता था कि ऐसा तो नहीं कि कोई लहराता हुआ सा साया जो है उसको नज़र आए उसमें, ठीक है। बट ही कुड ओनली see a sea of darkness, है ना, ये पन है, see a sea of darkness within the twinkling light of the factory miles away. लेकिन उसको वहाँ कुछ नज़र नहीं आता था, कोई लहराता हुआ साया नहीं, उसको बस दूर से ऐसा लगता था कि बस वो जहाँ पे फैक्ट्री है उसकी लाइट रात में चमकती हुई उसको दिखती थी। He had always liked to admire the milk-white landscape of full moon nights, but after hearing Ishwar's story of female ghost, he avoided looking out the window altogether when the moon was full. उसको हमेशा से चांदनी रातें बहुत पसंद थी, उसको हमेशा से पूर्णिमा की रातें बहुत पसंद थी, लेकिन जब से ईश्वरन ने कमबख्ती कहानी सुनाई है तब से उसने बाहर चांदनी रातों में झांकना देखना बंद ही कर दिया है। वो देखता ही नहीं जब पूरा चांद होता है, जब उसमें वो जाता ही नहीं, देखता ही नहीं, उस विसिनिटी में नहीं एंटर करता वो, ठीक है। उसने वो जो चीज़ उसको जो हमेशा से बहुत पसंद थी, अब उसने उसको देखना अवॉइड करने लगा है। One night Mahendra was woken up from his sleep by the low moan close to his window. At first he put it down to a cat prowling around for mice, but the sound was too guttural for a cat. एक दिन रात में महेंद्र जो है वो उसकी नींद खुल जाती है और वो देखता है कि थोड़ी सी आप कह सकते हैं करहाने की धीमी धीमी आवाज़ आ रही है। पहले तो उसको लगा कि हो सकता है कोई बिल्ली होगी जो चूहे के लिए पीछे होगी या कुछ, लेकिन वो आवाज़ जो है वो बिल्ली के करहाने जैसी नहीं लग रही है, थोड़ी इससे अलग है। He resisted the curiosity to look out, lest he should behold a sight which would stop his heart. उसने खुद को रोका कि मैं बाहर झाँक के नहीं देखता, हो सकता है ऐसा ना हो कि वहाँ पे कोई चुड़ैल हो, कोई भूत हो, कुछ हो और मेरी दिल की धड़कन ही रुक जाए, ठीक है। But the wailing became louder and less feline. पर वो जो आवाज़ है वो जो करहाने की आवाज़ है वो आवाज़ बढ़ती चली गई और वो लेस फिलीन मतलब कैट की आवाज़ नहीं थी, ठीक है, ये चीज़ तय हो गई। He could not resist the temptation anymore. अब वो जो आवाज़ आ रही थी वो रोक नहीं पाया खुद को, उसको लगा कि मुझे देखना है। Lowering himself on the level of the window sill, he looked out and white sheet of moonlight outside. There's not too far away was a dark cloudy clutching a bundle. अब पता चलता है कि जब उसने देखा बाहर उठ के तो वाइट शीट जो है वो हर तरफ जो है वो दूधिया रात उसको नज़र आ रही है, मतलब मूनलिट जो नाइट है वो बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही है और बहुत ज़्यादा उससे डिस्टेंस में नहीं दूर एक अजीब सा क्लाउडी सा फॉर्म या क्लाउडी सा फिगर उसको दिखाई दे रहा है जो एक बंडल जैसा कुछ पकड़ा हुआ है। Mahendra broke into the cold sweat and he fell back on the pillow panting. जैसे ही उसने वो देखा पूरा एकदम ठंडा पड़ गया, वो पसीना पसीना हो गया और एकदम से गिर पड़ा और हाँफने लगा, मतलब उसकी सांस जो है ज़ोर ज़ोर से चलने लगी। धीरे से वो gradually recovered from the ghastly experience. He began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious has played on him. अब थोड़ी देर बाद उसने अपना थोड़ा सा विट जो है उसने अपने आप को संभाला और देखा कि
हो सकता है कि वो ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं हो। और उसने कहा कि हो सकता है मेरा दिमाग हेलुसिनेट कर रहा हो या मेरे दिमाग में इस तरह के ख्याल आ रहे हों, लेकिन ऐसा कुछ सच ना हो। और उसने अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकालने की कोशिश की, ठीक है। जो उसका वो कहने लगा कि मेरा दिमाग हो सकता है कोई ट्रिक मेरे साथ कर रहा हो, और उसने उस चीज़ से बाहर उभरने निकलने की कोशिश की। By the time he got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. Ishwaran greeted him at the door with his lunch packet and the bag. Just as Mahendra was stepping out, Ishwaran grinned and said, "Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with the fetus in its arms? You were so angry with me for imagining things. Well, you saw her yourself last night. I came running hearing the sound of mourning that was coming from your room." तो कहता है दूसरे दिन जैसे ही वो सो के उठा ब्रेकफास्ट करके, उसने देखा कि जैसे ही वो नहा वहा के वापस आया, नाश्ता वाश्ता उसने कर लिया बढ़िया सा, और रात का वो चीज़ें जो थी उसके दिमाग से निकल गई। एक तरह से उसको लगा कि मैं शायद इमेजिनेशन कर रहा हूँ, मेरे दिमाग कोई ट्रिक कर रहा है, और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, बस मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो चला गया। अब ईश्वरन ने उसको ग्रीट किया दरवाजे पर, और उसका लंच पैकेट जो है उसके हाथ में पकड़ाया। महेंद्र जैसे ही घर से बाहर निकलने वाला था, ईश्वरन ने बोला, "सर, आपको याद है ना साहब, उस दिन आपने मेरे ऊपर कितना गुस्सा किया था जब मैंने आपको वो चुड़ैल के बारे में बताया था? आप मुझ में कितना गुस्सा हुए थे, कितना भड़के थे आप, है ना, जब मैंने आपको बताया था कि वो फीचर्स है उसके हाथ में, और आपने मुझे डांट दिया था। लेकिन कल तो आपने उसको खुद देख लिया, है ना, आपने मुझे कहा था कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया और मैं चीज़ें इमेजिन कर रहा हूँ। कल तो आपने उसको खुद देखा था, मैं आपके कमरे में आया था साहब, जब आपकी वो आवाज़ जो आपके चीखने की और कराहने की आवाज़ आपके कमरे से आ रही थी, तब मैं आपके कमरे में आया था साहब." Now, a chill went down Mahendra's spine. He did not wait for the Ishwaran to complete his sentence. He hurried away to his office and handed in papers, resolving to leave the haunted place the very next day. और द चिल वेंट डाउन, महेंद्र की जो स्पाइन है, मतलब वो एकदम ठंडा पड़ गया ये सुन के, है ना, उसका आप कह सकते हैं कि बिल्कुल हाथ पैर उसके ठंडे पड़ गए। उसने ईश्वरन को उसकी बात पूरी करने का भी मौका नहीं दिया, और वो फटाक से घर से बाहर निकला और दौड़ते हुए वो गया अपने उसमें, और जैसे ही पहुंचा ऑफिस, सबसे पहले उसने अपने पेपर्स दिए कि वो रिज़ाइन कर रहा है और वो ये जगह छोड़ के जा रहा है, वो यहाँ पे अब नहीं रहेगा, ठीक है। इसी तरह हमारी कहानी जो है वो एंड हो गई। अब आपको क्या लगता है कि क्या ईश्वरन सही बोल रहा था, ईश्वरन कहानी गढ़ रहा था, या ईश्वरन ऑब्वियसली एक बेहतरीन स्टोरी टेलर है तो वो अपने बॉस के मज़े ले रहा था? अगर वो बॉस उसकी बात सुनने रुकते तो शायद वो सच बता देता, लेकिन उन्होंने उसकी बात सुनी नहीं और वो तुरंत भागे, एकदम सरपट भागे और रेजिग्नेशन दे दिया, ठीक है। आगे का पढ़ते हैं। चलिए आगे अपन पढ़ लेते हैं ऑथर के बारे में। हालांकि मैं ऑथर के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको दे चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा बचता है जो हमने डिस्कशन नहीं किया। जैसे मैंने कहा कि जब कॉमन मैन की बात होती है या कार्टून की बात होती है, तो सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में जो आता है वो R.K. लक्ष्मण का आता है। तो वही है, उन्हीं ने ये जो आपका जो इतना मज़ेदार सा चैप्टर है वो लिखा है। उनका नाम ऑफ कोर्स R.K. लक्ष्मण का नाम अगर हम पूछे, ये थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में कि उनका पूरा नाम या असली नाम हमें नहीं पता था आज तक। R.K. लक्ष्मण ही हम उनको कहते थे। उनका नाम बेसिकली है रसीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर लक्ष्मण। और जन्म इनका कब हुआ? इनका जन्म हुआ 24 अक्टूबर 1921 को। इंडियन कार्टूनिस्ट थे, इलस्ट्रेटर थे, ह्यूमरिस्ट थे, और जैसे मैंने कहा कि बचपन में ये अपनी टीचर्स के कार्टून बनाया करते थे, और वहाँ से जो शौक हुआ, और आप देखिए कि वो कहाँ लेके गया उनको, है ना। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक्चुअली ये लिखा करते थे, और 50s में 1951 में इन्होंने वो स्ट्रिप अपनी स्टार्ट की थी। अपने क्रिएशन जिसको मैंने कहा द कॉमन मैन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हैं ये, राइट। और अगर आप बात करते हैं, यू सेड इट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया स्टार्टेड इन 1951, दिस वाज अ कार्टून स्ट्रिप। अब इनको अगर हम बात करते हैं कि कौन से ऑनर से नवाजा गया तो पद्मश्री, पद्म भूषण और रेमन मैग्सेसे अवार्ड। मीन्स रेमन मैग्सेसे अवार्ड बहुत प्रख्यात अवार्ड, बहुत फेमस, बहुत हाई एक्कोलेड इसको माना जाता है, और बहुत चुनिंदा भारतीय हैं जिनमें से एक R.K. लक्ष्मण का नाम आता है जो इनमें से पाने वाले हैं, ठीक है। नाउ अब थीम की हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए ये जो है मैं आपको बता दूं, ये लास्ट थीम है। लास्ट थीम इन द सेंस दिस इज जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कंक्लूसिव थीम है, पर ओवरऑल अगर आप बात करते हैं तो ये कंक्लूसिव थीम है जिसमें बात की गई है लास्ट में, ठीक है। कंक्लूसिव का मतलब होता है आखिरी, है ना। कंक्लूसिव थीम में हमारा मतलब होता है कि आखिरी चीज़ है जिसके बारे में बात की गई है कि R.K. लक्ष्मण की स्टोरी अगर आप बात करते हैं तो ईश्वरन द स्टोरी टेलर वो रिवॉल्व करती है कंसेप्ट पे। मतलब किस कंसेप्ट पे? जो लास्ट पे उसने बात की
है वो अकल्ट और अननेचुरल पे आ जाता है जब वो बात करता है कि चुड़ैल का साया जो है वो ईश्वरन को दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक और चीज़ है जो कहानी में ट्विस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है, वो ये है कि ईश्वरन जो है वो है बहुत ही बढ़िया बेहतरीन स्टोरी टेलर, है ना। मतलब जो हमारी पूरी स्टोरी थी वो किसके ऊपर थी, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, है ना। प्रोटैगनिस्ट हमारा वही है। तो ये चीज़ हमें नहीं पता कि ये जो एंगल आता है अकल्ट का या सुपर नेचुरल का या वो चुड़ैल का, वो एक्चुअली सही है या नहीं है। मतलब उसमें हमें लास्ट में, जिसको आप कहते हैं ना कि वो टेंटर हुक्स पे हमें रख दिया गया है, एंड वी आर नॉट रियली अवेयर ऑफ द फैक्ट कि एक्चुअली अगर वो महेंद्र रुक के वो कहानी सुन लेता तो क्या होता, या फिर एक्चुअली अगर महेंद्र ने वो कहानी नहीं सुनी तो हो सकता है ईश्वरन उसको ये बोल रहा हो कि मैंने आपको एक, जिसको आप कहते हैं ना, एक छोटी सी सिंपल सी बात थी, मुझे साया दिखा और बढ़ा चढ़ा के, जैसे उसको वो पेड़ जो है जो उसको गिरा हुआ मिला उसको उसने कितना बड़ा सा बीस्ट बना दिया था। तो हो सकता है किसी चीज़ का साया लहराता हुआ दिखाओ जिसको उसने चुड़ैल बोल दिया। महेंद्र ने उसकी कहानी नहीं सुनी, इस वजह से हमें ये नहीं पता कि लास्ट में होता क्या है। जैसे मैंने कहा कि लास्ट में ओपन एंडेड ये कहानी हमें छोड़ दी जाती है। तो ये जो बात मैं लिख रही हूँ यहाँ पे कंक्लूसिव थीम है। कंक्लूसिव थीम मतलब आर.के. लक्ष्मण की जो स्टोरी है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ये रिवॉल्व करती है कंसेप्ट ऑफ अननेचुरल एंड अकल्ट पे, ठीक है। और इसमें apparition of the dead person that is believed to appear or become manifest to the living typically as a vague blurry image, ये जो है ये हमारा लास्ट में आता है, ठीक है। but basically the theme is how a simple man who is cook by the profession, right, cook है वो profession, has this innate ability to craft and weave the stories and actually make a person believe that those stories are real or something which actually blurs the demarcation line of fiction and reality. ये इसकी थीम है, राइट। स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट विच कैन एक्चुअली ब्लर। मतलब अगर मैं आपको इसकी थीम बोलूँ तो मैं यहाँ पे ये जो है ये तो ठीक है, इसके अलावा मैं क्या बोलूँगी, स्टोरी टेलिंग is an art that can break the demarcating line between the reality and the fiction। ये अगर आप बात करते हैं तो ये हमारा ओवरऑल थीम है, ठीक है। ये हमारा ओवरऑल थीम है और ये हमारा कंक्लूसिव थीम है। दोनों चीज़ क्लियर हो गई। स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट दैट कैन ब्रेक द डिमार्केटिंग लाइन बिटवीन रियलिटी एंड फिक्शन। तो ये हमारा बेसिक थीम है। नाउ इसमें अपन कलर चेंज कर देते हैं पेन का, अपन को बहुत अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है इस कलर में। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन आंसर्स पे। नाउ मैं एक और चीज़ बता दूं, क्वेश्चन आंसर्स क्योंकि हमने स्टोरी पूरी पढ़ी है तो हमें क्वेश्चन आंसर्स पूरे ओवरऑल थ्रू हैं हम क्वेश्चन आंसर्स से, राइट। अब इसमें एक और चीज़ ये आती है कि ये हमारा आर्ट होगा कि हम छोटी सी चीज़ को बड़ा कैसे बनाएं या बड़ी चीज़ को छोटा कैसे बनाएं। मतलब क्या कि अगर डिपेंड करता है कि हमसे किस तरह का सवाल पूछा गया। अगर वो शॉर्ट आंसर है तो भाई हम शॉर्ट आंसर में कोई लंबी चीज़ हमारे पास जानकारी है उसको हम कैसे छोटे शब्दों में डालें, या कोई लॉन्ग आंसर है तो हम उसमें और ज़्यादा किस तरह से आप कह सकते हैं कि कॉन्जर अप कर सकते हैं डिटेल कि हम एक लॉन्ग आंसर बनाएं। ये हमारा आर्ट है। अब जैसे यहाँ पे हम देखते हैं हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर, डज इट अपीयर टू बी प्लॉसिबल, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है, अब ही कौन है, ईश्वरन है, ठीक है। और प्लॉसिबल के क्या ये बात सच लगती है। तो ये जो पूरी स्टोरी है इसमें हम कहाँ की बात करें, टस्कर, ऑफकोर्स हम जानते हैं एलिफेंट। नाउ ईश्वरन नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर दैट हैड एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड व्हेन ही वाज अ स्मॉल चाइल्ड। द टस्कर बिगैन ravaging all that he laid his eyes on। ravaging मतलब जो भी चीज़ उसके रास्ते में आ रही थी उसको तहस नहस करता हुआ आगे बढ़ रहा था, ठीक है। Finally he reached his school, the children playing on the ground ran into their classes and everyone in the school was watching the elephant and its madness and fear। मतलब हर आदमी जो है वो डरा हुआ, घबराया हुआ, सहमा हुआ था कि वो क्या कर रहा है, राइट। उससे वो ज्यादा सब लोग घबराए हुए थे। ईश्वरन who was on the terrace of the school snatched a cane from the teacher's hand and threw it on the toenail of the tusker which he says shivered from head to toe and collapsed। ठीक है, अब उसने जो केन मारा था, जो टोनेल
स्केल पे। उसके बाद हमने क्या बात की थी कि वो टस्कर जो है, जो हमने डिस्कशन किया था कि जंबो जो है वो क्या हुआ, वो शिवर किया, पूरे थरथरा सा गया ऊपर से, उसे एकदम जैसे आप कहते हैं कि जैसे बिजली सी कौंध गई उसके शरीर में, और उसके बाद वो धम करके गिर गया। ठीक है, ये चीज़ हुई। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसकी, ये प्लॉजिबल लगता है क्योंकि अगर आप बात करते हैं कि पेन इन्फ्लिक्टेड, दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो पेन इन्फ्लिक्टेड बाय द केन दैट लैंडेड ऑन स्टोव कुड हैव बीन सिवियर, ये दिस कुड बी वन पार्ट। सेकेंड पार्ट हाउएवर वील डिस्कस हियर, ये अपन मिटा देते हैं एक मिनट। ओके, दिस कुड बी द फन पार्ट। सेकेंड पार्ट हाउएवर कुड बी, जो कि महेंद्र ने उससे बाद में क्रॉस चेक किया था, राइट, कि क्या हुआ नेक्स्ट। तो उसने समझाया था दैट इट वाज वाया दैट ही learned a Japanese technique, right, where few points can be hit या punctured भी लिख सकते हैं, ठीक है, hit या punctured, that can temporarily paralyze the nerve system, making the tusker go unconscious for a while। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ आ गई। पहली चीज़ जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, सेकंड चीज़ हमने इसमें ऐड ऑन की है कि ही लर्नड अ जापानीज टेक्निक वेयर फ्यू पॉइंट्स कैन बी हिट दैट कैन टेम्पररीली पैरालाइज द नर्व सिस्टम मेकिंग द टस्कर गो अनकॉन्शियस फॉर अ वाइल। ठीक है, तो ये वो कब बोलता है, ये वो बोलता है जब वो बताता है महेंद्र को अपनी कहानी कि एक्चुअली उसने ये चीज़ कहाँ से सीखी, राइट। आपको याद आ रहा है ना, कुछ जित्सू कर रहा था, उसको एग्जैक्टली नाम समझ में नहीं आ रहा था, वो चीज़ है। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि दो पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि ऑल्दो ये बात हो सकता है प्लॉजिबल हो सकता है सही हो, लेकिन ये बात तय है कि जो पूरा अकाउंट दिया जा रहा है फेक वेलर का, फेक वेलर मतलब जो बहुत ज़्यादा बहादुरी का किस्सा सुनाया जा रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि 100% फैक्चुअल या 100% ट्रू तो नहीं है, मतलब थोड़ा तो मनगढ़ंत है, थोड़ा तो बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप पॉइंट इसमें लिख देंगे। अब अगेन जैसे मैंने कहा कि डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन बड़ा है या छोटा है, उस हिसाब से इसमें डिटेल एड ऑन या सब्सट्रैक्ट हम कर सकते हैं दोनों ही लेवल पे। नाउ why does the author say that Ishwaran seemed more than make up for the absence of TV in Mahendra's living quarters? इसका जवाब जो है हमने ये भी डिस्कशन किया था कि भाई सीधी सी बात है कि महेंद्रा जो है उसके साथ वो हर जगह जाता था। ठीक है, और वो जिस तरह से अपनी बहुत ही रोचक बना के अपनी कहानियाँ सुनाता था, या जो उसका एक्सप्लेनेशन होता था, जो उसका स्टाइल होता था, जितना ड्रामेटिक वर्जन में वो कहानियाँ सुनाता था, जितनी एंटरटेनिंग उसकी कहानियाँ होती थी, तो किसी भी और दूसरे एडेड एंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो इसको हम शब्दों में कैसे लिखेंगे वो हम पढ़ लेते हैं। द ऑथर सेज दैट ईश्वरन मेड अप फॉर द absence of the TV in their quarters because of his dramatization and fascinating style of storytelling। ठीक है, जो उसका बहुत पकड़ने वाला, जो एक कहते हैं ना ग्रिपिंग स्टाइल थी उसकी स्टोरी टेलिंग की, उसकी वजह से he recounted every story a lot of spice and often delivered it with passion and joy। मतलब उसमें बहुत मसाला, मिर्च मसाला लगा के बहुत पैशनेटली वो डिलीवर करता था। His stories had adventure, horror, suspense and crime which he imbibed from the books he read, and Mahendra enjoyed listening to them because of the inimitable way in which they were told by ईश्वरन। ठीक है, और दूसरा महेंद्रा को सुनने में भी बहुत मजा आता था महेंद्र को, एंड वो एक तरह से उसकी बहुत लॉयल ऑडियंस थी, मतलब उसको वो कहीं पे भी उसको क्रिटिकल नहीं होता था। ही वुड नेवर क्वेश्चन हिम, राइट, कि ये जो बोल रहे हो ये सही नहीं है, वो जो बोल रहे हो वो सही नहीं है, ऐसा नहीं होता था। तो वो उतना ही मजे लेके सुनता था और वो उतने ही मजे लेके सुनाता था वो स्टोरी। ठीक है, दूसरी बात, इम्बाइब करना मतलब कोई चीज़, किसी की जानकारी को एक्सट्रैक्ट करना, राइट। और कौन सी बुक्स
पढ़ता था वो, ये भी हमने डिस्कशन किया था, कुछ तमिलियन सस्पेंस नॉवेल्स पढ़ने का उसको बहुत शौक था और कहीं ना कहीं उसकी स्टोरी में वही एंगल और एलिमेंट जो है वो लाता था। ऑलराइट, ये आंसर आप ऐसा लिखेंगे। नाउ Why was ईश्वरन कॉल्ड महिंद्राज एसेट? क्यों कहलाता था भाई? इसलिए कहलाता था क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक तो पहली बार वो बहुत बेहतरीन कुक था, राइट। वो उसमें एक सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि वो हर जगह महेंद्र के साथ जाता था, उसकी कोई डिमांड्स नहीं थी कि मैं यहाँ नहीं जाऊँगा वहाँ नहीं जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं था। ही वुड ऑलवेज स्टिक अराउंड महेंद्र, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ही वुड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ही वुड वॉश द क्लोथ्स, ही वुड कुक फूड, ही वुड कीप हिम एंटरटेन्ड, सो दैट वाज सॉर्टेड। तीसरा, वो बहुत अच्छा कुक था। लाइक आपको इतनी सी स्टोरी में देयर मल्टीपल इंस्टेंसेस जब उसकी आपने कलनरी स्पिरिट्स या कलनरी जो डिलाइट्स वो बनाता था उसकी बात की गई है। एंड वन ऑफ द फॉरमोस्ट थिंग वाज कि जब वो बनाता था खाना तो इवन रिमोटेस्ट ऑफ लोकेशन में भी वो बहुत एग्जॉटिक खाना बना लेता था, इवन विदाउट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ फस एंड फ्रिल अबाउट इट, राइट। सो दैट इज वन ऑफ द एसेट. Now, Ishwaran was called Mahendra's asset because of his complete dedication and devotion to his master. He followed Mahendra to all his posting uncomplainingly, मतलब किसी में उसमें कंप्लेन नहीं करता था और उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता था, ठीक है। He cooked excellently by improvising material even at the remotest of place, washed clothes and also chatted with his master at night, often narrating interesting anecdotes and story. Anecdotes and stories, of course, you understand, कहानी और किस्से. Alright, now let's come to this. अब हमें महेंद्र का कैरेक्टर एक्सप्लेन करना है। महेंद्र का कैरेक्टर हमें मालूम है कि भाई वो जूनियर सुपरवाइजर था, बड़ा सिंपल सा आदमी था, जहाँ जाता था वहाँ पे रच बस जाता था, उसको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का डर नहीं था। एक वो बहुत डेडिकेटेड एम्प्लॉय था, जहाँ उसकी कंपनी उसकी पोस्टिंग करती थी वहाँ वो चला जाता था और किसी भी चीज़ में वो आप कह सकते हैं कि नाटक नहीं करता था कि मुझे ऐसे ही घर चाहिए, मुझे रहने के लिए ऐसे ही वो इंतज़ाम चाहिए, ये सब कुछ नहीं था। और ऑफ कोर्स वो बहुत काइंड और बहुत ही अफेक्शनेट था ईश्वरन की तरफ। तो आप ये कह सकते हैं कि वो मास्टर और एम्प्लॉय दोनों ही बहुत अच्छा था। इनको हमें शब्दों में लिखना है। नाउ लेट्स स्टार्ट. Mahendra was a simple man with simple needs. He was a junior supervisor in a firm which offered to hire supervisors at construction sites like factories, bridges, dams, etc. His work involved moving from one site to another as per the orders by his head office and keeping an eye on the activity as a work site. He was a devoted employee and a kind master. Now this is something that we have inferred. ये चीज़ हमने infer की है क्योंकि पहली चीज़ जैसा मैंने कहा कि उसकी कंपनी जहाँ भी उसकी पोस्टिंग करती थी वो without any hassle वहाँ शिफ्ट हो जाता था and he would not even put across कि मैं यहाँ रहूँगा या नहीं रहूँगा. He was comfortable staying in a shed, he was comfortable staying in a circuit house, he was good to go anywhere, right? So that makes him a good employee and he was so compassionate and passionate towards Ishwaran और उसकी कहानियाँ सुनता था and he was not critical about it, so that makes him a good master, right? तो आपको ये दोनों चीज़ें जो हैं आप कहाँ से ले पा रहे हैं, आप इसको infer कर पा रहे हैं, right? तो ये चीज़ आ गई. With this, finally we have come to an end of a very interesting and very जिसको कहते हैं मज़ेदार स्पाइस्ड अप चैप्टर जो कि हमने पढ़ा है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, राइट. मुझे लगता है कि हमने सब कुछ कवर किया है. आई रियली डोंट थिंक वी हैव लेफ्ट आउट ऑन एनी डिटेल्स जो आपको लगता है कि हमें कवर करनी चाहिए थी. फिर भी लगता हो तो नीचे लिख सकते हो. आई एम ऑलवेज देयर. स्टेप अप अकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब कर ही चुके हो तो ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए दोबारा. और मेरे साथ साथ अब ये जो प्यारे से गोलू मोलू से जो पैंडा हैं ये भी आ गए हैं बाय बाय करने, दौड़ते हुए आए हैं, नमस्कार कर रहे हैं. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, बी गुड. एग्जाम आ रहे हैं, बहुत जम के पढ़ाई करना और बाकी वन शॉट में बाकी सारी चीज़ें मिली जाएंगी. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच.